Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Firstly, happy Independence Day to all the aspirants out there. Today, we'll discuss The Hindu Analysis dated 13th August 2021. So, let's start today's discussion. The first headline states PM August 14 will be day to recall partition trauma. Now, why is it in news? PM, that is Mr. Narendra Modi, has announced yesterday that from now onwards, every 14th August will be celebrated as Partition Horror Remembrance Day. ठीक है, see, if you will see, PM Narendra Modi on Saturday declared that 14th August will be observed Partition Honorable Horror Remembrance Day to acknowledge the pain undergone by the Indians due to the partition of India 1947. सो हमारा 14th अगस्त अब से एक डे सेलिब्रेट किया जाएगा टू pay respect to the Indians, to pay the respect to the leaders who have given their lives for us, who have played a major role in formation of India as been independent. So उनके लिए एक ट्रिब्यूट हो जाएगा ऑफ दिस डे ऑफ 14th अगस्त. ठीक है, सो अभी हमारे लिए ये न्यूज़ क्यों आर्टिकल हो जाता है. अंडर दिस न्यूज़ विल सी अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. पार्टीशन ऑफ इंडिया होने में क्या क्या चीज़ें हुई, कितने लॉज आया, कितने एक्ट्स, और किस किस एक्ट के बाद हमें एट लास्ट इंडिपेंडेंस मिल गया. ठीक है, सबसे अगर पहले मैं बात करूँ जो सबसे पहला स्टेप था इंडिपेंडेंस के तरफ जो कि लिया गया था, दैट वाज 1857 रिवॉल्ट. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस. हाँ, कुछ ड्रॉबैक ज़रूर थे, यूनिटी नहीं था, लोग अपने अपने में ही लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. बट यहाँ से हमारा वी कैन से द स्टार्टिंग रोल ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम ईयर. उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, इसी टाइम पर 1857 का ये चीज़ हुआ, लोगों ने दैट इज़ ब्रिटिशर्स ने क्या स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यूज़ करके हम पर यूज़ करने लगे या हमको डिवाइड करने लगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटीज़. ठीक है, कहीं ना कहीं मुस्लिम, अगर हम बात करेंगे, मुस्लिम्स वर जर्नली लुक्ड अपॉन द सस्पिशंस आफ्टर दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857, और ये एक डिवाइड एंड रूल का गेम स्टार्ट कर दिया उन्होंने. उसके बाद 1870s की अगर मैं बात करूँ, 1870s में एक इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आया या इंडियन नेशनल गवर्नमेंट आया लोगों में. ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि दे विल रैली देम बिहाइंड द गवर्नमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ कंसेशन. बेसिकली लॉलीपॉप खिलाना स्टार्ट कर दिया ये लोग ने कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपको ये देंगे, आपको ये देंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो 1970s में आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज़ मिस्टर सैयद अहमद खान. ठीक है, ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट एट दैट टाइम, एंड उन्होंने क्या किया, ही मतलब exhorting the Muslim masses to stay away from the Congress and not get politicized. तो उनका ये था कि उनको कांग्रेस से कोई मतलब एक डिस्टेंस रखना था. देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1906 में 1870s के बाद अगर मैं 1906 की बात करूँ, 1906 में हमारा एक शिमला एक डेलीगेशन साइन किया गया था बाय आगा खान. उनका ये बोलना था कि वी वांट अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. हमारी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वी वांट अ सेपरेट पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, जिसमें उन्होंने बोला कि वी वांट अ इलेक्टेड जो हमारी इलेक्शंस करवाए. ठीक है, इसी के अंडर मतलब मॉर्ले मिंटो में फिर इनके लिए 1909 में एक प्रॉपर बॉडी बना दी गई, इलेक्टेड बना किया, जिसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन या मुस्लिम इलेक्शंस होते थे. देन आगे जाके दैट इज़ 1919 में एक अलग बॉडी बना के दे दी गई फॉर द सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस अंडर दिस मॉन्टेक्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म ओनली, कि ठीक है दे शुड ऑल्सो गेट द रिप्रेजेंटेशन. सो मुस्लिम एंड बाकी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गए थे 1909 और 1919 में. उसके बाद एक नेक्स्ट प्लान आया था बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं वॉलविल प्लान. अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला कि हम आपको एक इंडियन सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट बॉडी करके परमिट करके देंगे, और उन्होंने बोला कि ठीक है विल नेगोशिएट विद द इंडियन लीडर्स कि किस टाइप का बॉडी चाहिए. बट उस टाइम पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग एग्री नहीं कर रहे थे. मुस्लिम लीग का स्ट्रिक्टली वो लोग इस पे थे कि वी वांट अ डिफरेंट बॉडी, वी वांट अ डिफरेंट कंट्री. तो स्टार्टिंग में वॉलविल प्लान कहीं ना कहीं नहीं सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि लोगों को वो साथ नहीं ला पाए. उसके बाद नेक्स्ट प्लान जो हमारा आया दैट वाज 1946 में, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन.
कैबिनेट मिशन की अगर मैं बात करूँ तो मार्च 24 1946 को ये डिसाइड हुआ था कि दे विल फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर अस, एक इंटरिम गवर्नमेंट वो लोग बना कर देंगे, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब करके देंगे, ताकि उनका ये बोला था कि ठीक है हम आपको बॉडी बना के दे रहे हैं, देन विल गिव यू द इंडिपेंडेंस, आपको बनी हुई बॉडी मिलेगी, यू कैन देन स्टार्ट योर कंट्री एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एट दैट टाइम मुस्लिम लीग का वही था कि वी वांट अ डिफरेंट कंट्री, वी वांट अ डिफरेंट बॉडी, बट कहीं ना कहीं वॉलवेल प्लान जो था या एक्ट था उन्होंने कैसे तैसे करके उनको भी साथ में लाया। देन 1946 के बाद अगर नेक्स्ट आपको प्लान याद रखना है तो दैट इज़ द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। माउंटबेटन सजेस्टेड दैट फ्रीडम जो है हम पार्टीशन फॉर्मूला में करेंगे, हम लाइक पार्टीशन में आपको इंडिपेंडेंस देंगे। मुस्लिम का ये बोलना था कि वी वांट अ डिफरेंट स्टेट ऑफ अ डिफरेंट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। इंडियन अगर हम बोले लीडर्स का या फिर हमारे जो उस टाइम पे कांग्रेस मेंबर्स थे उनका ये था कि ठीक है आप लोग को देना है, तो दे वर मेकिंग पार्टीशन, बट वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल के हिसाब से पाकिस्तान इंडिया का पार्टिसिपेशन या फिर पार्टीशन नहीं हो पा रहा था। बट पार्टीशन की अगर मैं बात करूँ या फ्रीडम की बात करूँ तो 1947 3 जून जो माउंटबेटन प्लान है वहाँ से ही हो चुका था। एंड देन लास्टली दैट इज़ अगस्त 15 या 14 को 12 बजे के बाद, तो 1947 में हमें हमारे इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से और ये सब से हमें आज़ादी मिल चुकी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं 1857 से जो चीज़ स्टार्ट हुआ इट एंडेड एट 1947। सो दिस आर सम थिंग्स यू शुड रिमेंबर अगर कुछ क्वेश्चंस आए अबाउट दी फ्रीडम स्ट्रगल्स और अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। Now we'll move to the next news. It states British High Court states provisions for new IT rule. For new IT rule, तो इसमें हुआ क्या है, हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने, सॉरी ब्रिटिश हाई कोर्ट नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट, रियली सॉरी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारा जो IT एक्ट है जो बहुत ज़्यादा बीच में chaos बन गया था, जिसकी वजह से IT एक्ट की कुछ क्लॉजेज हैं जिसको अगर आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वायलेट्स द ह्यूमन राइट्स, वी कैन से फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच को वो वायलेट करता है, जिसके वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके कुछ क्लॉजेस को स्टे लगा दिए हैं या हम बोल सकते हैं होल्ड कर दिया है। अब हमारे लिए न्यूज़ आर्टिकल अगर हम आगे पढ़ोगे आप, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन सैटरडे पार्शली स्टेड द ऑपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडेंस एक्ट ऑफ रूल्स ऑफ 2021. The court said we have found that the prima facie is violating the petitioner's right and it goes beyond the law and law about this IT rules. अब इसमें कौन सा एक्ट है IT रूल का जो बियॉन्ड हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के बियॉन्ड जा रहा है। सबसे पहले इफ़ यू विल सी 9193 जो है हमारा बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रीमा फेशिया जो है उसके रिलेटेड है, आप जो टैग लगाते थे उसके रिलेटेड, ये एक डिफेमेशन है एक टाइप का, ये दोनों क्लॉज के हिसाब से जाए तो डिफेमेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, सो वो चीज़ कर रहा था जिसकी वजह से ये वाला एक रूल को हम बोलते हैं होल्ड पे किया है। उसके बाद अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट बोलूँ सो हमारा अगर आप 9 पढ़ोगे प्रॉपर रूल 9, सिर्फ रूल 9 स्टेट्स कि कोर्ट प्राइमा फेशिया के रिलेटेड है और ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाता है। रूल 9 के बाद है रूल 14। रूल 14 की अगर मैं बात करूँ तो इट स्पीक्स अबाउट द इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट कमेटी क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल वो एक बॉडी बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे इंटर डिपार्टमेंट जो कि ये सब चीज़ों पर ध्यान देगा। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये बोलना है कि अभी इतना नीड नहीं है इस चीज़ का बनाने का, तो इस चीज़ को भी होल्ड कर दिया है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट इज़ रूल 16। रूल 16 की अगर मैं बात करूँ तो ये बात करता है ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। IT रूल को अगर लगा, ये रूल को अगर लगा, ये कुछ चीज़ें इमरजेंसी के बियॉन्ड जा रही हैं या कुछ चीज़ें जो है इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए तो दे विल ब्लॉक दैट इंफॉर्मेशन। ब्लॉकिंग वंस इंफॉर्मेशन या स्टॉपिंग वन पर्सन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इट्स थिंग, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट अलाउड, इट्स इलीगल। सो हमारा रूल 16 को भी उन्होंने होल्ड किया है कि आप किसी के भी इंफॉर्मेशंस को ऐसे डायरेक्टली ब्लॉक नहीं कर सकते। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो यू विल सी द कोर्ट वाज हियरिंग द पेटिशन दैट वाज साइंड बाय द न्यूज़ वेबसाइट है एक ये, दैट इज़ लीवलेट।
लीवलेट एक वेबसाइट है, और दूसरा एक पब्लिक लिटिगेशन साइन किया था निखिल वांगले ने। ये कुछ पेटिशंस वो लोग देख रहे थे, तब उनके नोटिस पे आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कंसिडर किया कि समहाउ आईटी रूल कैन बी कंसिडर्ड वेग एंड ड्रैकियन। वेग एंड ड्रैकियन की अगर मैं बात करूँ तो इट इन सिंपली सेक्स इट इज़ अ शैलो, इट इज़ अ फेक, वी कैन से, बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग द रूल, इट कांट बी प्रैक्टिस प्रॉपरली, अगर इसको हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देखें तो। हमारा फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच को अफेक्ट करता है। राइट टू स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो हम सबको पता है राइट टू स्पीच किस आर्टिकल में आता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं अगर हम बात ही कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ आर्टिकल 19(1), ठीक है, या आर्टिकल 19(1) हमारा प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a) speaks that all citizens have a right to freedom of speech। right of freedom of speech and expression में क्या क्या आएगा कि वो अपने व्यूज़ बता सकते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉट ओनली बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ बट ऑल्सो थ्रू डिफरेंट पिक्चर्स, थ्रू वी कैन से डिफरेंट पेंटिंग्स, थ्रू राइटिंग्स, थ्रू मूवी, थ्रू बैनर्स, ये सब से आप राइट अपना एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अगर हम बोलेंगे होस्टिंग द नेशनल फ्लैग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया था कि अगर आपको होस्टिंग फ्लैग करने के लिए मना कर रहा है तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो फ्रीडम, यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग टुवर्ड्स योर पेट्रियोटिक कंट्री, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। देन राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, अगर मैं बोलूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारे एक फंडामेंटल राइट बनता है कि अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दे हैव द राइट टू टेक इट, ठीक है। ये कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच की अंदर क्लॉजेज आते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि क्या है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इट स्टेट्स एंटी ड्रोन सिस्टम्स डेवलप्ड इन बॉर्डर एरियाज ऑफ कश्मीर। बॉर्डर एरिया ऑफ कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ कल के रिलेटेड क्यों है, क्योंकि कल ही 4 जैश ए मोहम्मद के 4 ऐसे ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं जो कि दे वर प्लानिंग टू बॉम्ब इन ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन द एरियाज ऑफ जम्मू, ठीक है। उनको पकड़ा गया है। अगर आज का हम एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री या इंडियन बॉर्डर फोर्सेस की अगर हम बात करें, आज LOC हो गया। देन मैं अगर बात करूँ जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। ये सब एरिया में हमारे इंडियन मिलिट्रीज जो हैं या इंडियन पुलिसमैन जो हैं, ये लोग अलग अलग वी कैन से एडवांसमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से एक हो जाएगा ड्रोन सिस्टम हो रहा है, एरियल सर्विलेंस हो रहा है, ठीक है। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे पुलिसमैन उठा रहे हैं ताकि दे कैन कर्ब दी सिचुएशन दैट कैन हैम्पर द इंडियाज वी कैन से इंडिया एज अ नेशन का कुछ सिचुएशन। इफ़ यू सी जम्मू एंड कश्मीर सॉ stringent security measures in the placing the anti-drone systems in LOK in Jammu Kashmir, heighten the aerial surveillances in Srinagar ahead of the Independence Day। क्या नोटिस किया गया था, ये 4 लोग ऐसे पकड़े गए थे जिनका प्लान था दे विल कैरी आउट दिस अटैक थ्रू दी इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के थ्रू दे वर प्लानिंग टू बॉम्बिंग द एरियाज। अगर प्रॉपर इनके प्लान्स के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो देयर इज़ अ प्रॉपर प्लेस जिसका नाम है किश्तवर। वहाँ पे इनकी प्लानिंग थी कि ये लोग बॉम्बिंग करेंगे उस एरिया में, ठीक है। बट इंडियन सिक्योरिटीज़ ने उनको पकड़ लिया थ्रू दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन सिस्टम्स, जिसकी वजह से उनका प्लान कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो गया। अब अगर मैं चारों की बात करूं, जो 4 लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक जो पर्सन है जिनका नाम है मुंताज़िर मंजूर, ये जो मुंताज़िर मंजूर पकड़े गए हैं, ही इज़ द पर्सन जो कि हमारे पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व थे, जो ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे थे। ही इज़ दैट पर्सन। उसके बाद और 3 लोग पकड़े गए हैं जिनका प्लान था कि दे विल फिट दिस इम्प्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन द बाईसाइकिल्स एंड उसको फिर छोड़ देंगे, ठीक है। इन दैट वे दे वर प्लानिंग टू अटैक इट, बट होपफुली ये उनका अनसक्सेसफुल रहा बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज इन टूडेज टाइम टू मेक इंडिया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वेरी सक्सेसफुल। So this news was related to that. Now we'll move to the next news. The next news states
श्रीलंका टू प्रोक्योर ऑक्सीजन फ्रॉम इंडिया टू ऑगमेंट सप्लाई। अगर इस न्यूज़ की अगर हम बात करें तो दिस न्यूज़ बेसिकली स्पीक्स इंडिया का जो करंट सिचुएशन है, ये इंडिया करेंटली श्रीलंका को जैसी हेल्प कर रहा है। इट इज़ स्पीकिंग अबाउट द बायलैटरल डिस्कशंस दैट आर हैपनिंग बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। सो ये हमें बताता है इंडिया का सिचुएशन क्या है, इंडिया किस लेवल में हेल्प कर रहा है, श्रीलंका को क्या ज़रूरत है अभी, या श्रीलंका किस पर्सपेक्टिव से डिपेंडेंट है इंडिया को लेके। सो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये इसमें डिस्कस की गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू विल सी, यहाँ पे वो चीज़ बताया है, श्रीलंका विल गेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स फॉर द कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 4th वेव चालू हो चुका है, पैंडमिक का 4th वेव कोविड का चालू हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच श्रीलंका इज सीवियरली फेसिंग द क्राइसिस। तो इंडिया इज़ हेल्पिंग देम टू गेट दी ऑक्सीजन सप्लाईज। दूसरी चीज़ देखा गया है तो गवर्नमेंट ने अभी उनको क्या दिया है, 100 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है टू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट, ताकि वहाँ के सेंटर्स को ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स दिया जाए, उनको हेल्प किया जाए थ्रू दिस सिचुएशन। ऑफिशियल्स ने कहीं ना कहीं ये बताया है कि इंडिया श्रीलंका ने सामने से, दैट इज़ कोलंबो, सामने से इनिशिएटिव लिया उन्होंने टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद दिल्ली रिलेटेड टू दी सप्लाईज ऑफ इक्विपमेंट्स दैट दे विल प्रोवाइड अस। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, कोलंबो के ऑफिशियल्स के हिसाब से एक कंसाइनमेंट साइन हुआ है इंडिया के साथ, इन विच दे विल प्रोवाइड, ठीक है, दे विल प्रोवाइड द प्राइवेट सप्लाईज विल बी प्रोवाइड द इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू मेडिकल। श्रीलंका के साथ कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि बांग्लादेश, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, फिर हमारा इंडोनेशिया हुआ, ये सब को कहीं ना कहीं इंडिया इज़ हेल्पिंग बाय सेंडिंग द कंसाइनमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन्स टू डिफरेंट कंट्रीज। कहीं ना कहीं इंडिया का इसमें बॉर्डर रिलेशंस देखा जा रहा है, इफ़ दे आर हेल्पिंग देयर बॉर्डरिंग कंट्रीज टू दिस एक्सटेंट। इंडोनेशिया की मदद की जा रही है, नेपाल की मदद की जा रही है, बांग्लादेश की मदद की जा रही है बाय प्रोवाइडिंग देम द ऑक्सीजन इक्विपमेंट टू फेस द क्राइसिस। उसके बाद आप यहाँ पे एक देखोगे शार्प राइज इन केसेस की मैं बात करूँ तो दिस इज़ रिलेटेड टू बांग्लादेश की सॉरी दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू बांग्लादेश, दिस इज़ रिलेटेड टू श्रीलंका। श्रीलंका कैसे सिचुएशन फेस की जा रही है अकॉर्डिंग टू द डेटा की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे पर डे में ये चीज़ देखा जा रहा है, डेथ रेट इज़ टू 3000। लास्ट ईयर की कंपैरिजन से अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर से उनका 3.5 लाख केसेस इंक्रीज हुआ है इन दी कोविड सिचुएशन, या फिर इन दी कोविड केसेस 3.5 लाख, ठीक है। तो ये भी उनकी एक सीवियर सिचुएशन देख रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ओनली। इंडिया जो है उनको हेल्प की कर रहे हैं थ्रू दी डिफरेंट इक्विपमेंट्स दैट दे नीड। अब नॉट ओनली दी 100 मेट्रिक ऑक्सीजन दे हैव प्रोवाइडेड 100 मेट्रिक टन्स, बट कहीं ना कहीं इंडिया ने रिसेंटली उनको दिया दैट इज़ 4.5 मिलियन सिरिंजेस प्रोवाइड किया है श्रीलंका को फॉर दियर मेडिकल फैसिलिटी। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जा रहा है कि इंडिया इज़ हेल्पिंग all the countries in their medical situation, in the medical crisis they need. Now according to the Dr. Hemanta Heranth, who is the Deputy Director General of Health Service, अकॉर्डिंग टू हिम उनका ये बोला जा रहा है कि द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो उनको दिया जा रहा है, एक हो सकता है या तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएटर द करंट सिचुएशन जो वो फेस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको हेल्प करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको शॉर्टेज सप्लाई देखना पड़े, ठीक है, या आपको कोई सडन ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ जाए इन सच सिचुएशन, उनका ये दोनों बोलना है। सो ऑक्सीजन इंडिया फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन अर्लियर, इसकी वजह से उनका ये बोलना है कि यू आर हेल्पिंग अदर कंट्री, इट्स गुड, बट यू हैव टू कंसिडर दैट कि आपकी कंट्री को भी ऑक्सीजन सप्लाईज की ज़रूरत है, तो यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर बैकअप ताकि उसकी शॉर्टेज ना हो आपकी कंट्री में, खुद के कंट्री में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट श्रीलंका रिलेशन विथ इंडिया, किस पर्सपेक्टिव में हेल्प हो रही है, कौन से कंट्री को इंडिया हेल्प कर रहा है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इट स्टेट्स where will climate change strike? Where will climate change strike? Who is responsible? Why has the UN body sounded a red alert? ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें क्लाइमेट चेंज के बारे में, हम ऑलमोस्ट 9th अगस्त
से रोज़ एक आर्टिकल देख रहे हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जो आईपीसीसी रिलीज़ कर रहा है, हमारा यूएनएफसीसी के कुछ चीज़ हमने देखा, कुछ पेरिस एग्रीमेंट देखे, कुछ नए पैक्ट जो इंडिया साइन किया है, दैट इज़ इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। सो उसके रिलेटेड हर रोज़ कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है। अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि ये जो ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंडिया को क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ेगी। सो इफ़ यू विल सी द स्टोरी सो फार, in one of the most categorical statements from the scientific body UN system, the IPCC had report the released that on 9th August which stated that कि human activities की वजह से हमारा जो environment है, हमारा climate change occur हो रहा है। climate change की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एटमॉस्फियर, ओशन, फिर सीरोस्फियर्स, बायोस्फियर, ये सब क्लाइमेट चेंज का पार्ट है और ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग ग्रुप 1 असेसमेंट रिपोर्ट इज़ वन ऑफ द 3 सच टेक्निकल रिपोर्ट। आईपीसीसी की अगर मैं बात करूँ तो वो 3 वे में काम करता है, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2 एंड वर्किंग ग्रुप 3। वर्किंग ग्रुप की अगर मैं बात करूँ वर्किंग ग्रुप 1 की, तो इनका काम है अबाउट द असेसमेंट ऑफ द रिपोर्ट, एनालाइजिंग द सिचुएशंस दैट आर गोइंग देम, रिपोर्टिंग और रिलीजिंग द रिपोर्ट्स, ताकि लोगों को पता चल सके क्या चीज़ें हो रही हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ अबाउट द वर्किंग ग्रुप 2, वर्किंग ग्रुप 2 का काम है इज रिलेटेड टू अडैप्शन, देन वी कैन से अबाउट द वर्नेबिलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ों के रिलेटेड जो सिचुएशन है, क्या इम्पैक्ट है, क्या अडैप्शंस आपको करने चाहिए, क्या वनरेबिलिटी फेस कर सकते हो, वो सब का काम हमारा वर्किंग ग्रुप 3 करता है ना, वर्किंग ग्रुप 2 करता है। वर्किंग ग्रुप 3 की अगर मैं बात करूँ तो इनका काम है इज़ रिलेटेड टू मिटिगेशन, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू वी कैन से कन्फ्रंट इट। सो मिटिगेशन के रिलेट का काम वर्किंग ग्रुप 3 है। अडेप्टिव नेट या फिर वर्नरेबिलिटी इम्पैक्ट का काम वर्किंग ग्रुप 2 है। वर्किंग ग्रुप 1 का काम है टू रिलीज द असेसमेंट रिपोर्ट, टू एनालाइज द सिचुएशन एंड रिलीज द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली ना। उसके बाद अगर आगे की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड बाय वर्किंग ग्रुप 1, उनके रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा गया 1850 से अगर मैं 1900 तक की बात करूं, हमारा क्लाइमेट टेम्परेचर जो है 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। देयर इज अ राइज इन द क्लाइमेटिक टेम्परेचर विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर हम ग्लोबली बात करें, इट इज़ अफेक्टिंग ऑन अ ग्लोबल बेसिस। दूसरी चीज़ जो है, दिस मस्ट बी व्यूज अगेंस्ट दी कॉन्साइंसेज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट हमने पढ़ा है, यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ा है, दैट इज़ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेटिक चेंज। उनका ये मानना है कि एज़ कम्पेयर टू ये जो लेवल अभी चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले देयर विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस। सोचो 1.0 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीज में हम इतनी सीवियर कंडीशन फेस कर रहे हैं। व्हेन इट विल गो टू 2 डिग्री, क्या सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। 2 डिग्री या फिर प्रेफरेबली 1.5 डिग्री का इंक्रीज ज़रूर होगा, ठीक है। अब इससे अगर मैं इफेक्ट बोलूँ तो क्या डायमेंशंस अफेक्ट होंगे हमारे प्लैनेट के, तो दैट इज़ हमारा लैंड अफेक्ट होगा, हमारा ओशन, हमारे पोलर रीजन, ठीक है, हमारा माउंटेन हो गया, वाटर साइकिल हो गया, ग्लेशियर हो गया, ये सब इफेक्ट होगा इफ देयर इज एन इंक्रीज इन दिस टेम्परेचर। इवन इन द बेस्ट सिनारियो अगर हम देखें, ये चीज़ बोला जाता है कि अभी नहीं बट बाय देन 2081 या 2100 तक ये चीज़ देखा जाएगा कि देयर विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज़ एवरेज फ्रॉम 1 डिग्री या फिर 1.09 डिग्री का इंक्रीज हो जाएगा हमारे टेम्परेचर पे, दैट इज़ फॉर श्योर। और शायद अगर एमिशन बढ़ गया, अभी जितने हो रहे हैं उससे अगर डबल एमिशन हुआ या उससे इंक्रीज़ हुआ, तो शायद हम 3.3 डिग्री सेल्सियस या फिर 5.7 डिग्री सेल्सियस तक का इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे टेम्परेचर पे। सो जस्ट कंसिडर, यहाँ पे 1.8 डिग्री का जब हम देख रहे थे तो इतना ख़राब सिचुएशन है। व्हेन इट विल गो टू 3.3 या पर 5.7 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो सकता है। सो ये कहीं ना कहीं हमारा इसका सबसे बिगेस्ट रीज़न अगर हम देखें, जिसमें हम ह्यूमन इंटरवेंशन बोलते हैं, दैट इज़ द ग्रीन हाउस गैस। या द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस situation that we are facing right now. Now, what will be the effect of global
वार्मिंग अगर वो बढ़ता गया तो ग्लोबल वार्मिंग का, जैसे मैंने आप लोग को बताया, अगर नॉर्मली भी अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ये चीज़ें अफेक्ट होंगी। अगर ये चीज़ें अफेक्ट होगा तो देयर विल बी अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामी, देन लैंडस्लाइड, ड्रॉट, ठीक है, सबमर्जन ऑफ एरियाज, सबमर्जन ऑफ लैंड हो जाएगा। सबमर्जन ऑफ लैंड होगा, इट विल इंक्रीज टू ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्ट्रक्शन होंगे, या फिर हमारे डिफॉरेस्टेशन होगा, एनवायरनमेंट और ख़राब होगा, तो जो चीज़ हैं उससे भी चीज़ें और ख़राब हो जाएगी। अब अगर हम ये पार्ट करें, व्हाट कुड बी दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्सिक्वेंसेज में अगर हम बात करें, हमारे लिए जो सबसे पहले अफेक्ट होगा या फिर जो सबसे पहली चीज़ विच विल अफेक्ट एंड विल लीड डिस्ट्रक्शन टू इंडिया, दैट इज़ द हिमालय। हिमालय हमारे लिए एक बाउंड्री बनता है, हमारे लिए एक सिक्योरिटी बनता है, बट अगर इसको अफेक्ट हुआ तो इंडिया पूरा ही अलग रेपरकशंस फेस करेगा। So the fate of Himalaya glaciers heating over the land, flood, drought overall impacts the people well-being. एग्रीकल्चर ख़राब होगा, हमारा फूड प्रोडक्शन ख़राब होगा, स्टोरेज इश्यूज होंगे, फूड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होने लगेंगे, ठीक है, हीट वेव बढ़ने लगेगा। हीट वेव बढ़ने की वजह से जो हमारा क्लाइमेट टाइम है या जो हमारा चलता है, दैट इज़ समर इस इतने मंथ का है, रेनी सीज़न इतने हैं, विंटर इतने सीज़न है, फिर जो स्प्रिंग आता है वो पूरा है क्लाइमेटिक जो टेबल है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। इट में भी इंक्रीज़, हमारा शायद रेन वाटर एकदम ही कम हो जाए, या रेन वाटर जो हो या फिर जो रेनफॉल हो, दैट वुड बी नॉट गुड फॉर अस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी शिफ्ट या फिर बिकॉज इन दी डिस्टर्बेंस ऑफ दी वाटर साइकिल, ठीक है। सो ये सब की वजह से हमारा फ्यूचर सारे एनवायरनमेंट चीज़ें अफेक्ट हो सकती है ना। स्नो वॉल्यूम्स भी अफेक्ट हो सकता है, स्नो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जो हमारा हिंद कुश है हिमालय का पार्ट, उसकी हाइट रेंजेस कम हो जाएंगी, ठीक है। सो इंडिया के सिचुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम देखेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू हिमालय। सो दो इट विल स्टार्ट विथ हिमालय बट इट विल अफेक्ट द होल country, the whole world as the concern. So it was all about the climatic change strike. Now we'll move to the next news. It is using nano robots in the dental procedures. यूजिंग नैनो रोबोट्स इन द डेंटल प्रोसीजर्स क्या है? सो हमारे जो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc which is situated in Bangalore, they have came up with an solution, या they have came up with the initiative in which डेंटल वर्क के लिए, ठीक है, डेंटल वर्क के लिए दे विल यूज़ नैनो रोबोट। अब आप लोग सोचो कि डेंटल वर्क के लिए नैनो रोबोट क्यों काम आएगा, तो ये रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाता था, जो लोग ने रूट कैनाल्स करवाए हैं, अगर हम डेटा के हिसाब से जाए, रूट कैनाल्स करवाने के बाद भी दे हैव टू फेस द पेन। द बिगेस्ट रीज़न इज रूट कैनाल होता क्या, इफ सच कंसिडर दिस इज योर वन टूथ या टीथ, इधर बैक्टीरियाज बढ़ गए, ठीक है, रूट कैनाल कराओगे तो आप क्या करोगे, आप इस एरिया को खाली कर दोगे, ठीक है, इस एरिया को पूरी तरह खाली करके वहाँ पे आप क्या करोगे, सीमेंट भर दोगे। आफ्टर फिलिंग इट देन ऑल्सो यहाँ पे डीप डाउन बैक्टीरियाज रहते हैं जो अंदर अंदर से आपको डीकेइंग फिर भी करवाते हैं, जिसके वजह से यू फेस द रीज़न ऑफ पेन। सो टू सॉल्व दिस इशू, टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट पीपल आर फेसिंग, दे केम विद द नैनो रोबोट। नैनो रोबोट की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट ने ये चीज़ बोला है कि विल टैकल दिस प्रॉब्लम बाय द यूजिंग ऑफ नैनो साइज रोबोट। नैनो साइज रोबोट कैसे यूज़ होगा या हाउ इट विल बी इफेक्टिवली हार्मलेस। सो दे विल क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो नैनोमीटर्स इसमें यूज़ होगा 300 नैनोमीटर्स यूज़ करेंगे, जिसको दे विल बी कोटेड, अगर हम बोल सकते हैं, या उसको सिलिकल एम्बेडेड किया जाएगा सिलिकॉन से, ठीक है, एंड उसको पानी दैट इज़ वाटर से सस्पेंडेड किया जाएगा, ताकि इवन इफ इट गोइंग टुवर्ड्स योर टीथ इट विल बी बायो कंपैटिबल मीडियम, इट विल नॉट अफेक्ट, या उसका कोई रेपरकशंस नहीं निकलेगा आपके दांत पर, ठीक है। सो दे विल यूज़ दैट। अभी आगे अगर हम बात करें, देयर इज़ अबाउट मिलियन नैनो रोबोट्स इन 0.5 मिलियन वाटर। जस्ट कंसिडर 0.5 मिलियन लीटर वाटर में देयर विल बी मिलियंस ऑफ नैनो रोबोट्स यूज्ड इन इट, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर अगर हम देखें, बिकॉज सिलिकॉन मिक्स होगा, आयरन मिक्स होगा, और वाटर कंपेटिबिलिटी बनाते हुए उसको बनाया जाएगा, तो
इसके वजह से वो अफेक्ट नहीं करेगा हमें। अब अगर इसका यूज़ देखें तो इसका यूज़ कैसे होगा, इसका यूज़ इस तरीके से होगा कि एक प्रॉपर मतलब अगर हम दांत की बात करें, सो ये जो नैनो रोबोट है एक डेंटालाइन ट्यूबुल बनेगा, ठीक है, दांत की तरफ डेंटालाइन ट्यूबुल बनेगा, जिसके अंदर उस चैनल में हमारे नैनो रोबोट को भेजा जाएगा या डाला जाएगा, जिसका साइज़ विल बी 300 नैनोमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था 300 नैनोमीटर का साइज़ होगा। वो उसके अंदर जाएगा एंड इट विल ट्राई टू क्लीन द बैक्टीरिया। शायद उतना अंदर हमारा अभी का रूट कैनाल नहीं कर पाता, तो वो चीज़ वो करके देगा, जिसकी वजह से जो भी बचे हुए बैक्टीरिया है, जो भी बचे हुए जर्म्स है जो हमें अफेक्ट कर सकता है, वो चीज़ को ख़त्म कर दे। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर रूट कैनाल। अब ये न्यूज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो चुका था, क्योंकि एवरी ईयर प्रीलिम्स में नैनो टेक्नोलॉजी की बात करूँ, नैनोमीटर की बात करूँ तो ये आता है। वी स्पीक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आता है आपकी, कि क्या नए स्पीशीज़ मिले हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। नैनोमीटर में तो हर साल फॉर श्योर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए नैनो रोबोट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था। सो आई होप सो आज का न्यूज़ आपको क्लियर होगा, आपको समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।